यस, वेरी गुड आफ्टरनून बॉयज एंड गर्ल्स. अरे थोड़ा सा हंस के, स्माइल करके, खुश होके. वीकेंड है हमारा, सैटरडे है. असं करू नको ना त्याला, लगेच छुट्टी ले रहा उसको. यस, वेरी गुड आफ्टरनून बॉयज एंड गर्ल्स. आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस. 11वीं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का स्वागत है. हम पढ़ रहे हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. माय डियर फ्रेंड्स, द लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच आई हैव टॉट यू इज पार्टनरशिप फर्म. Is partnership firm. Moving on to the next heading. Moving on to the next heading, let us move ahead to understanding the next concepts. Let us move ahead to understanding the next concepts. लेकिन अगला कंसेप्ट एलएलपी समझने से पहले हम फिर से एक बार पार्टनरशिप की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म और उसका एक रिवाइज्ड वर्जन बोलकर जो अगला फॉर्म है उसका नाम है एलएलपी, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ओके, व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? जय वीरू याद करो. When two or more people come together to run a particular business and which is run and governed as per the Partnership Act 1932, such kind of business organizations are called as partnership firm. Two or more persons coming together to run that particular business are called as partners. तुम्ही तीन को इकडे बसा चला. Are called as partners. Are called as partners. And the business they run is called as partnership firm. The partners are the joint and several owner, controller and manager of the business. Yes or no? The partnership firm are run as per the Partnership Act 1932. कल हमने फीचर्स देखे थे. पहला पॉइंट क्या था? द बिजनेस इज स्टार्टेड बाय एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन. चला लक्ष द्या. एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसका भी पहला फीचर सेम है. मीन्स एलएलपी आर ऑल्सो रन, कांशुक्ले लक्ष दे, एलएलपी आर ऑल्सो रन बाय एन अग्रीमेंट. जैसे पार्टनरशिप में एक अग्रीमेंट बनती है, वैसे एलएलपी में भी अग्रीमेंट बनती है. पार्टनरशिप में उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड, एलएलपी में भी उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड. यानी पहला पॉइंट सेम है. पहला पॉइंट सेम है. सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स. नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम 50. एलएलपी में ये चेंज है. मिनिमम 2, मैक्सिमम का क्या है आगे देखेंगे. पॉइंट नंबर 3, सबसे मेजर डिफरेंस वाला पॉइंट. द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज जॉइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड. मतलब इन केस ऑफ लॉस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स विल बी अटैच फॉर रीपेमेंट ऑफ द लायबिलिटी. नाम क्या बता दिया उधर? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. यानी बिना टेक्स्ट बुक पढ़े क्या आप मुझे बता सकते हो हाउ इज द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन केस ऑफ एलएलपी? इट इज लिमिटेड. मतलब उनका जितना शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है सिर्फ उतने के लिए ही वो लायबल रहेंगे. कल को एलएलपी बिजनेस में, एलएलपी वाले पार्टनरशिप फर्म में अगर कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर वो प्योर पार्टनरशिप है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी उसके हिस्से का नुकसान के भरपाई के लिए, साथ साथ पार्टनर के हिस्से की भरपाई के लिए, क्योंकि लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड. दैट इज जॉइंट एंड सेवरल, which is joint and several. But my dear friends, in case of LLP, what happens? The liability is, in case of LLP, the liability is limited. The liability of the partner is limited. यानी पार्टनरशिप डीड के मुताबिक जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन उन्होंने लाने का वादा किया था उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतने हद तक रहेगी. यानी जय और वीरू मिलकर ढाबा खोलते हैं. पार्टनरशिप डीड में दिया है कि कैपिटल 5-5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूट कर देंगे. जय ने 5 लाख दिए, वीरू ने 5 लाख रुपए दिए, 20 लाख रुपए का लोन लिया, ढाबा खोल दिया. ढाबा खोलने के बाद ढाबा नुकसान में गया, 20 लाख का लोन रिपे करना है, देने के लिए 15 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, लेकिन कैपिटल तो इन लोगों ने दे दिया.
तो बचा हुआ जो लोन का पैसा है वो बैंक का डूब जाता है, क्योंकि एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी अपने आप में एक अलग व्यक्ति है, पार्टनर अलग है, और पार्टनर की लायबिलिटी कैसी है वहां पर? अनलिमिटेड। पार्टनर्स हाथ खड़े कर लेंगे। एलएलपी अगर है तो बैंक नहीं बोल सकती कि पार्टनर की प्रॉपर्टी बेच के पैसे दो। बात समझ में आ रही है? अगर शोले ढाबा एलएलपी है, नाम उसको एलएलपी से लिखना पड़ता। जब आप एलएलपी खोलोगे, पार्टनरशिप फर्म में नाम क्या होगा? शोले ढाबा। उसके आगे पार्टनरशिप फर्म या फर्म लिखने की जरूरत नहीं। क्या लिखा जाता है नाम में? शोले ढाबा। लेकिन जब आप एलएलपी खोलोगे तो उसका नाम स्पेसिफिकली होगा शोले ढाबा एलएलपी। नाम में स्पेसिफिकली ये वर्ड दिखना चाहिए नेम प्लेट पे। क्या? एलएलपी। मतलब ये पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। तो जब शोले ढाबा एलएलपी होगा तो कल की शोले ढाबा एलएलपी में जो नुकसान होगा उसके लिए जय और वीरू की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाएगा। यानी बसंती का टांगा नहीं बेचा जाएगा और ठाकुर साहब की हवेली भी नहीं बेची जाएगी। कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। एलएलपी में भी कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। यहां पे नाम पार्टनर्स है, वहां पे भी नाम पार्टनर्स है। पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है। शोले ढाबा एलएलपी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएटेड है। इसके बारे में जब मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, लेकिन एलएलपी का अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है, इसीलिए वहां पे ओनर की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। नेक्स्ट, इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स एज वेल एज जॉइंट मैनेजर्स। एलएलपी में भी पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स एंड जॉइंट मैनेजर्स। नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन द पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म वन एंड द सेम है। एलएलपी में एलएलपी इज डिफरेंट। शोले ढाबा एलएलपी अपने आप में एक अलग व्यक्ति है और जय और वीरू यानी पार्टनर्स अलग व्यक्ति है। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द अग्रीड रेशियो एज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। एलएलपी में भी ऐसे ही होगा। एलएलपी भी एक अग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड के मुताबिक बनती है और उस पार्टनरशिप डीड में बताए गए रेशियो के मुताबिक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। कुछ समझ में आया मैं क्या समझाया? अब टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बात समझने की कोशिश करो, वाई क्यों एलएलपी लाया? क्योंकि हमारे यहां कोई चीज कानून में तभी लाई जाती है जब उसकी जरूरत महसूस होती है। अगर मुझे कोई फर्म खोलना है जहां पे मुझे 100 पार्टनर लेना है, मैं ले सकता हूं क्या? नहीं। पार्टनरशिप में ड्रॉबैक क्या है? 50 से ज्यादा इन्वेस्टर मैं नहीं ले सकता। अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट में 200 इन्वेस्टर को लेना है तो उनको मैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं ले सकता, उनको मुझे कंपलसरी जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंतर्गत लेना पड़ेगा। किसके अंतर्गत लेना पड़ेगा? जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, एक होती है पब्लिक लिमिटेड। क्या बोल रहा हूं मैं? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते, इधर ध्यान दो सूरज, इधर ध्यान दो, बहुत जरूरी पॉइंट है। इधर उधर बाहर खिड़की के बाहर देखो मत। जब अपन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो उसमें पवार सिर्फ 200 शेयर होल्डर्स ले सकते हैं। कितने ओनर्स ले सकते हैं? 200। यानी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200। लेकिन अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हो तो उसमें कितने भी इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स ले सकते हो। रिलायंस का नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जिस कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, तो वो प्राइवेट कंपनी हुई। यानी वहां पर शेयर होल्डर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? पवार 200। कितने हो सकते हैं? 200। लेकिन नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब नाम के हिसाब से वो कौन सी बनी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, इसलिए रिलायंस के करोड़ों में शेयर होल्डर्स है। करोड़ों शेयर होल्डर्स हो, जो शेयर होल्डर है वो सब मालिक है। यानी रिलायंस कंपनी का अकेला मालिक मुकेश अंबानी नहीं है, करोड़ों शेयर होल्डर्स है जिन्होंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स लिए। खाली मेजर शेयर होल्डिंग मुकेश अंबानी के पास है,
51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग जिसके पावर में होती है उसके पास कंट्रोलिंग पावर होता है, इनडायरेक्ट मालिक होता है। इसीलिए अंबानी परिवार जो है रिलायंस कंपनी का मालिक है, क्योंकि अंबानी परिवार के पास रिलायंस कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स है। समझ में आ रहा है? इन बातों के ऊपर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहां पे बात समझने वाली ऐसी है कि ये राम कथा कहानी सुनाना क्यों चाहता हूं, समझने की कोशिश करो। अपने पास दो सिचुएशन है, इधर ध्यान दो, सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो, बहुत अटेंटिवली ध्यान दो। एक तरफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक तरफ पार्टनरशिप। यहां 50 से ज्यादा इन्वेस्टर ले नहीं सकता, यहां पे कितने भी ले सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। अगर आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी बनाना आसान है, लेकिन उसका प्रोसीजरल वर्क कंप्लीट करते करते नाक की नो आ जाती है। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। ओनरशिप है शेयर होल्डर्स के पास, मैनेजमेंट होता है डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर्स की कंपलसरी 4 मीटिंग होनी चाहिए, डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए। शेयर होल्डर्स की साल में कंपलसरी एक मीटिंग होनी चाहिए। हर एक डिसीजन लिया जाता है बोर्ड मीटिंग में, लेकिन उसका अप्रूवल मिलता है एनुअल जनरल मीटिंग में। और हर एक डिसीजन जो कंपनी लेती है, उस हर एक डिसीजन का राइटिंग में रिकॉर्ड आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास देना पड़ता है। रजिस्टर ऑफ कंपनीज का शेयर होल्डर का अलग से रजिस्टर बनाना पड़ता है, डिवेंचर होल्डर का अलग रजिस्टर बनाना पड़ता है। मतलब सेक्रेटल प्रैक्टिस जब आप सीखोगे 11th का, तब तक एंड में समझ जाओगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाना आसान है, लेकिन उसको चलाने के लिए कंपनीज एक्ट में दिया गया प्रोसीजर फॉलो करते करते वो 470 सेक्शन दिखते हैं। 470 सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोसीजर इंप्लीमेंट। देखो, अब कानून बना है, कानून तो फॉलो करना पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी बन गई, तो उनको कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। शेयर इशू करना है तो उसके लिए प्रोसीजर है, शेयर किसे देना है उसके लिए प्रोसीजर है, शेयर कैसे देना है उसके लिए प्रोसीजर है, शेयर लाने के बाद वो पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए प्रोसीजर है। यानी प्रोसीजर इतना प्रोसीजर है कि उसमें एक नया कोर्स बन गया, कंपनी सेक्रेटरी, जो सिर्फ 470 सेक्शन का प्रोसीजर फॉलो करवाने के लिए कंपनी के लिए काम करता है। सोचो, कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, जो सीएस का कोर्स होता है जिसके बारे में बता रहा था, वो सिर्फ कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शन का प्रोसीजर का फॉलो करने के लिए कंपनी को हेल्प करता है। कंपनी सेक्रेटरी का काम उतना ही है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन का प्रोसीजर का फॉलो अप करे। इतना हेक्टिक प्रोसीजर है। मतलब अगर मैं कोई एक बिजनेस बनाऊं जहां पे मुझे 500 इन्वेस्टर चाहिए, कितने इन्वेस्टर चाहिए? 500। पार्टनरशिप फर्म खोल सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हैं? 50। पार्टनरशिप फर्म खोलने का फायदा क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक चलता है, और वहां पर बिजनेस यानी पार्टनरशिप फर्म चलाने के लिए इतनी मगजमारी, इतना प्रोसीजरल वर्क करने की जरूरत नहीं है जितना कि कंपनीज एक्ट में करने की जरूरत है। बहुत टेक्निकल चीजें है, बहुत ध्यान दो। मालूम है इधर उधर गिर रहे पड़ रहे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो। कंट्रोल। मोबाइल अंदर, मोबाइल हाथ में दिखना नहीं, नहीं बजना ही नहीं चाहिए। बात ध्यान दो। मैं बीच में खड़ा हूं, इधर पार्टनरशिप फर्म है, इधर जॉइंट स्टॉक कंपनी है। यहां 50 से ज्यादा लोग नहीं ले सकता, यहां कितने भी लोग ले सकता हूं, लेकिन यहां पे प्रोसीजर वर्क इतना है कि नाक की नो हो जाती है। इधर प्रोसीजर वर्क नहीं है, लेकिन इधर 50 से ज्यादा लोग नहीं ले सकता। प्रोसीजर वर्क नहीं है, लेकिन लोग 50 से ज्यादा नहीं ले सकते। प्रोसीजर वर्क बहुत है, लोग कितने भी ले सकते हैं। यहां लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यहां लायबिलिटी लिमिटेड है। अब करे तो क्या करें? मुझे एक ऐसा बिजनेस करना है जहां पे मेरे पास 300 इन्वेस्टर हो, बिजनेस में प्रोसीजरल वर्क कंपनी एक्ट के जितने 470 सेक्शन जैसा हेडेक ना हो, प्लस मेरे ओनर की पार्टनरशिप के जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी ना हो। वो 300 लोगों की लायबिलिटी लिमिटेड हो, जितना उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा लगाया सिर्फ उतने हद तक ही उनकी लायबिलिटी हो। उनकी 300 लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस की लायबिलिटी के लिए अटैच ना हो। तो क्या करे? ऑप्शन तो था नहीं। आपको एक तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बनानी पड़ेगी। बना तो लेते, लेकिन उसका प्रोसीजरल वर्क करते करते नाक की नो आ जाती है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या बोला था पवार? सत्यनारायणची पूजा, पेढे खाऊ घाला, बिझनेस सुरू।
यहाँ तो पहले डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, एमओए बनाना पड़ता है, एओए बनाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, फाइलिंग करना पड़ता है, फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर वापस डॉक्यूमेंटेशन, वापस फाइलिंग, फिर आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और ये 2-4 महीने के प्रोसीजर के बाद सत्यनारायण की पूजा, और फिर बिजनेस शुरू करते, फर्स्ट डायरेक्टर, उसका अपॉइंटमेंट, उसका डिन नंबर, उसकी रिपोर्टिंग, फर्स्ट मीटिंग, उसकी रिपोर्टिंग, एक एक मीटिंग में एक एक शब्द जो बोला जाता है उसका लेखी में रिकॉर्ड उनको सबमिट करना पड़ता है, राइटिंग में हर चीज। तो डू यू थिंक प्रोसीजर वर्क बहुत ज्यादा है? इसलिए एक कोर्स बनाया है उसके ऊपर कंपनी सेक्रेटरी। सोचो उसको, अगर पूरा एक कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, सीए जैसा सीएस कोर्स बनाया है जो सिर्फ प्रोसीजरल वर्क के कंप्लायंस के लिए है, तो सिर्फ सोचने वाली बात है कि कंपनीज एक्ट का प्रोसीजरल वर्क कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। यस और नो? वो तो 11th का तुम एसपी पढ़ लोगे तब तक समझ जाओगे। तो अब जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलना है क्योंकि 300 इन्वेस्टर है, लेकिन प्रोसीजर वर्क से बहुत तंग है। पार्टनरशिप फर्म खोलना है लेकिन 300 मेंबर ले नहीं सकते, प्रोसीजर वर्क कम है। इसलिए सरकार बोले क्यों ना हम ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसमें अनलिमिटेड मेंबर्स हो और पार्टनरशिप फर्म के जैसे कम से कम प्रोसीजर वर्क हो, लेकिन पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड हो। पार्टनरशिप के जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी ना हो, पार्टनर की लायबिलिटी कैसी हो? लिमिटेड। नंबर ऑफ मेंबर्स 50 नहीं, कितने भी पार्टनर हो, लेकिन प्रोसीजरल वर्क कंपनीज एक्ट के जैसे डोकी दुखी ना हो, सिंपल प्रोसेस हो। इसीलिए पैदा हुआ एलएलपी। साल 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेकर आया जिसको नाम दिया गया एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। So one wants to start up a partnership business with limited liability for the partners. He can start LLP. फायदे क्या है? अगर आपके 2 भी पार्टनर है, जय वीरू भी है, तो वहां पे कल को ढाबा डूब गया तो टांगा भी जाएगा, बसंती भी जाएगी, ठाकुर भी जाएगा, बंगला भी जाएगा, सब जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ढाबा डूबेगा, हम बाकी नहीं डूबेंगे, क्योंकि पार्टनर की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 470 सेक्शन का प्रोसीजर फॉलो करने की अपने को जरूरत नहीं है। Hence, looking at the procedural work and hecticness of the joint stock company, loopholes of the partnership firm with unlimited liability and limited number of members, there was new form of business organization which was formed, which is called as LLP. समझ में आया कि क्यों LLP लाया? इसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप is also one of type of a partnership firm where 2 or more persons come together to run a particular business. The number of members are minimum 2, maximum unlimited. The liability of the members, the 2 or more persons who are coming together to run the LLP are also called as partners. उसको क्या बोलेंगे हम? पार्टनर्स। फर्क समझो, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बुलाते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में अपन उसको मेंबर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मेंबर। लेकिन एलएलपी में उसको क्या बुलाएंगे? पार्टनर। क्या बुलाएंगे? व्हेन 2 or more person come together to run a particular business with limited liability of the partner will be called as limited liability partnership. Partnership firm are run as per the Partnership Act 1932, लेकिन the LLP firms will be run as per the Limited Liability Partnership Act 2008. इन दोनों की पार्टनरशिप फर्म है, तो इन दोनों के फर्म को कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इन दोनों की पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म एलएलपी है, तो इनको कौन सा कानून एप्लीकेबल होगा? द एलएलपी एक्ट 2008, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जॉइंट स्टॉक कंपनी के प्रोसीजरल वर्क और पार्टनरशिप फर्म के अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स के लूप होल्स की वजह से इस तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पैदावार हुआ है। अभी क्लियर विद इंट्रोडक्शन? समझ में आया पार्टनरशिप फर्म क्यों है? फटाफट फीचर्स देखते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट,
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर और सोल ट्रेडिंग एक है, इसीलिए सोल ट्रेडर की पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। पारिवारिक बिजनेस की और कर्ता एक है, इसलिए वहां पर भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कर्ता की। लेकिन एलएलपी में एलएलपी अलग है, पार्टनर अलग है। इकडे लक्ष द्या, आगे देखेंगे हम। कंपनी जो होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, जॉइंट स्टॉक कंपनी अलग होती है, उसके मेंबर उसके शेयर होल्डर अलग होते हैं। इसका मतलब चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो चाहे वो एलएलपी हो, बिजनेस के नुकसान के लिए ओनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाएगा। इसके लिए इन बिजनेस का अलग से एग्जिस्टेंस होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस क्रिएटेड बाय लॉ। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, मान लो रिलायंस कंपनी एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न होती, उसके सोल ट्रेडर कौन होते, धीरूभाई अंबानी। तो सोल ट्रेडर और सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक ही है। तो जैसे धीरूभाई अंबानी मर जाते, रिलायंस दुकान बंद हो जाती। आप बोलते सर मुकेश अंबानी आ जाता, लेकिन जब सोल ट्रेडर बदल जाता है तो बिजनेस बदल जाता है, क्योंकि सोल ट्रेडर और सोल ट्रेडिंग एक है। पहले वाले सोल ट्रेडिंग, पहले वाले रिलायंस का मालिक कौन था, धीरूभाई अंबानी। अब कौन है, मुकेश। तो वो सोल ट्रेडिंग नया बन जाता है। लेकिन रिलायंस कंपनी का ऐसा नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, धीरूभाई अंबानी थे मालिक, मर गए। अब कौन है, मुकेश। उम्र के साथ उनकी डेथ होगी, बाद में कौन मालिक बनेंगे, आकाश। उम्र के साथ उनकी डेथ होगी, बेटा आएगा पिल्लू, वो बनेगा मालिक, उसका बेटा आएगा मालिक बनेगा। मालिक बदलते जाएगा लेकिन नाम वही रहेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने आप में एक सेपरेट व्यक्ति है, आर्टिफिशियल व्यक्ति है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हाजिर हो, जब सेपरेट लीगल एंटिटी होता है तो जब कानूनी तौर पे कोई मुकदमे या केस चलते हैं वो कंपनी के नाम पे चलते हैं। कोई धोखाधड़ी का केस है, अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न है तो सोल ट्रेडर के नाम पे केस बनता है। लेकिन किसी कंपनी का केस चलता है तो वो कंपनी के ओनर पे नहीं चलता है, कंपनी के नाम पे चलता है। ये क्यों होता है, क्योंकि दे हैव अ सेपरेट लीगल स्टेटस। तो ऐसे दो तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनका सेपरेट लीगल स्टेटस है, एक है एलएलपी, दूसरा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। यहां पे भी ओनर को क्या बोलेंगे हम, पार्टनर्स। नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा बहुत क्यों नहीं, लेकिन मिनिमम कैपिटल हर एक पार्टनर ने कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऐसा कोई किसी व्यक्ति को पार्टनर लिया, अब मान लो इन दोनों का बिजनेस है, इन्होंने ऋतुजा को पार्टनर लिया, ऋतुजा बोली मैं पैसे नहीं लगाऊंगी लेकिन काम करूंगी, तो बिना कैपिटल कंट्रीब्यूशन के उसको पार्टनरशिप में वो पार्टनर बतौर ले सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में 100 रुपए भी क्यों ना हो, लेकिन उसको दे के ही पार्टनर बनते आएगा। नेक्स्ट, इट इज सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट। जॉइंट स्टॉक के जैसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स है, लेकिन वहां पे 470 सेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, यहाँ पे 470 सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, सबसे इंपॉर्टेंट, इज लिमिटेड टू हिज शेयर इन द कंपनी। इन दोनों ने बोला 5-5 लाख रुपए देंगे, 5-5 लाख रुपए दे दिए, उतनी ही इनकी लाइबिलिटी है। कल को इनके एलएलपी में 1 करोड़ का भी नुकसान लग गया तो उसके लिए इन दोनों की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाएगा, बिकॉज द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड। इट हैज लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने के लिए और चलाने का खर्चा ज्यादा है, प्रोसीजरल वर्क का, लेकिन एलएलपी को बनाने का और उसको चलाने का और उसके प्रोसीजरल वर्क का खर्चा बहुत कम होता है। नेक्स्ट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग एंड लिविंग द एलएलपी एक्सेप्ट एज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कल मैंने पॉइंट बताया था जय और वीरू, कल उत्कर्ष और पार्थ का बताया था कि पार्थ और उत्कर्ष मिलकर पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो पार्थ अपना हिस्सा जो है किसी और व्यक्ति को उत्कर्ष के परमिशन के बिना नहीं बेच सकता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये दोनों सहेलियां हैं, इन्होंने एलएलपी खोली, मानसी बोल रही कि मुझे मेरे बिजनेस का हिस्सा ऋतुजा को बेचना है, तो उसको अब वेदिका की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको वेदिका की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म होता तो वेदिका के परमिशन के बिना मानसी अपना हिस्सा नहीं बेच सकती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड, देयर इज नो टैक्स ऑन द शेयर इन द प्रॉफिट। जब हम पार्टनरशिप फर्म देखते हैं तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट कमाती है उसके ऊपर टैक्स लगता है, प्लस टैक्स लगने के बाद जो टैक्स के बाद का जो प्रॉफिट होता है जब वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता है
तो पार्टनर के इनकम में जुड़ के वापस उसके ऊपर टैक्स लगता है। इसे हम कहते हैं डबल टैक्सेशन। मेरे पास जो पार्टनरशिप में समझ लो, अभी सिंपल समझाता हूं। ये दोनों का पार्टनरशिप फर्म है। लास्ट पॉइंट है, ध्यान दो इधर। डबल टैक्सेशन क्या है समझने की कोशिश करो। ये दोनों का पार्टनरशिप फर्म है, ओके। दोनों के पार्टनरशिप फर्म में 50-50 पर बैक टू खाली लगेज। लास्ट पॉइंट है, ये दोनों का पार्टनरशिप फर्म है, ये दोनों का पार्टनरशिप फर्म है, दोनों इक्वल पार्टनर्स है। बिजनेस में प्रॉफिट है 1 लाख। कितना प्रॉफिट है भाई? 1 लाख। इक्वल पार्टनर्स है। अब 1 लाख के बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स है। कितना टैक्स है? 30%। तो टैक्स कितना हुआ? 30,000। डुबेवार टैक्स कितना हुआ? 30,000। बचे कितने? 70,000। तो दोनों में इक्वली कैसे बांटोगे डुबेवार? 35 आणि 25। 35,000 वेदिका के, 35,000 मानसी के। जब इनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा तो इनके अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम रहेंगे। शुरुआती लेक्चर में मैंने जब लोगों का जाग रहा था इररिलेवेंट पढ़ा रहा हूं, वो मैंने पढ़ाया था कि व्यक्ति को रेंट में से इनकम आता है, अदर सोर्सेज से आता है, सैलरी से आता है, बिजनेस से आता है। तो इन लोगों को बाकी बिजनेस से भी पैसा आता है, बाकी जो काम करते हैं उससे भी पैसा आता है, प्रॉपर्टियों का रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है डिपॉजिट के ऊपर, प्लस पार्टनरशिप फर्म में से 35,000 प्रॉफिट आया। तो जब इनकी पर्सनल इनकम को जोड़ दिया जाएगा, उसके अंदर ये 35,000 जोड़ के वापस उस 35,000 पे इनका इनकम टैक्स लगेगा। मान लो इनकी इनकम 10 लाख रुपए है। कितनी है? 10 लाख रुपए। ये पर्सनल इनकम, इसकी पर्सनल इनकम 10 लाख है, इसकी पर्सनल इनकम 10 लाख है। 10 लाख की इनकम पे 30% टैक्स लगता है। कितना? 30%। ये 10 लाख में 35,000 रुपए कहां से आए? पार्टनरशिप का प्रॉफिट, जिसपे ऑलरेडी फर्म में 30,000 टैक्स भरा है। लेकिन ये 10 लाख में पार्टनरशिप का प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद वापस पूरे 10 लाख पे 30% टैक्स लगेगा। मतलब क्या मैं कह सकता हूं जो इनके पास 35,000 आए उसके ऊपर भी इनडायरेक्टली वापस से 30% टैक्स लग गया। समझ रहा है क्या? नहीं पूछो, नहीं समझ रहा है तो बताता हूं, समझा दो। थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, बोर्ड पे दिखाता हूं, ध्यान दो, प्लीज पे अटेंशन। डबल टैक्सेशन क्या है? यस, पे अटेंशन। अब मानसी है और वेदिका है, इनकी पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट कितना हुआ है? 1 लाख रुपए। कितना प्रॉफिट हुआ है? 1 लाख। इसके ऊपर 30% टैक्स गया। कितना हुआ? 30,000। तो प्रॉफिट बिजनेस में कितना आया? 70,000। कितना आया? कितना आया? 70,000। अब 70,000 में से मानसी को कितना मिलेगा? 35,000। वेदिका को कितना मिलेगा? 35,000। यस और नो? यस और नो? आया ना? ये 35,000 छोड़कर इसकी इनकम और बाकी, मतलब ये कहीं जॉब करती है, इसने कुछ प्रॉपर्टी ले रखी है जिसका रेंट आता है, कहीं कैपिटल रखा है उसका इंटरेस्ट आता है, ऐसे अलग अलग दूसरे सोर्सेज से इसे 9,65,000 की इनकम है। कितने की इनकम है? 9,65,000। इन्हें भी 9,65,000 की इनकम है। बात समझ में आ रही है? ओके। तो टोटल इनकम कितनी हुई? 10 लाख। 10 लाख हाँ या ना? डबल टैक्सेशन के अंतर्गत प्रॉफिट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इज ऑल्सो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। इज ऑल्सो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, यानी टैक्स इनकी 10 लाख के इनकम पे लगेगा। अगर 30% टैक्स है तो इसका टैक्स कितना हुआ? 3 लाख। इसका टैक्स कितना हुआ? 3 लाख। तो 7 लाख रुपए आफ्टर टैक्स, जिसे मैंने कहा था, कंसेप्ट क्या बोला था? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। किसी व्यक्ति की पर्सनल इनकम के ऊपर का टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो इनकम उसके पास रह जाती है उसे हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। शुरुआती दौर में बगैर सिलेबस की जब चीजें पढ़ा रहा था, किसको समझ में नहीं आ रही थी, मैंने क्या बोला था? जो भी चीज डेमो में पढ़ा रहा हूं वो पूरा की पूरा आपको सिलेबस में आ गया। रिलेवेंस टैक्स बताया था, 2 तरह के टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आया टैक्स? डिस्पोजेबल इनकम आया क्या शुरुआती दौर में जो थे? ध्यान दो, व्हाट इज डबल टैक्सेशन?
1 लाख रुपए की इनकम थी, इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स गया है ना पार्टनरशिप फर्म में, गया ना। अब 35,000 जो इनके हिस्से में आए हैं ये टैक्स डिडक्ट होकर आए हैं। अगर टैक्स नहीं डिडक्ट होता तो इसके हिस्से में कितने आने चाहिए थे? मानसिक हिस्से में 50,000 रुपए, इसके हिस्से में कितने आने चाहिए थे? 50,000 रुपए। लेकिन आए कितने इसके हिस्से में? 35। इसके हिस्से में कितने आए? 35। यानी ऑलरेडी टैक्स कट होके इनके पास पैसे आए, बरोबर है भाई। यहां आने के बाद वापस से इस 10 लाख में जोड़ के वापस इसके ऊपर टैक्स ले लिया, तो मैं क्या कह सकता हूं क्या कि इस 35,000 के ऊपर डबल से टैक्स लग गया? यस और नो? यस और नो? क्योंकि ये 10 लाख में 35,000 भी है ना, तो इनडायरेक्टली इस 35,000 पे फिर से 30% का टैक्स लग गया। यानी 35,000 पे 30% टैक्स मतलब कितना हुआ रे? 10,500। 35,000 माइनस 10,500 कितना होता है मुरलवार? 24,500। अल्टीमेटली डबल टैक्सेशन होने के बाद इसके हिस्से में पैसे कितने बच रहे? 24,500। इसके हिस्से में पैसे कितने बच रहे? 24,500। ये क्यों है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में डबल टैक्सेशन है। पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट टैक्सेबल होता है, और पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट जब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पार्टनर के पर्सनल इनकम के ऊपर भी उसको इंक्लूड करके फिर से टैक्स लगेगा। लेकिन एलएलपी में डबल टैक्सेशन नहीं है। मतलब अभी जो मैं सिखाऊंगा समझ जाएगा फर्क क्या है। इधर ध्यान दो, एलएलपी में क्या होता है। अब ये एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म में क्या नहीं है। प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। टैक्स कितना गया? 30,000। प्रॉफिट कितना बचा? 70,000। कितना बचा? 70,000। मानसी को कितना मिला? 35। वेदिका को कितना मिला? 35। इसके अलावा इनकम कितनी है? 9,65,000। 9,65,000। यहाँ पे 10 लाख पे टैक्स लगा, यहाँ पे 10 लाख पे टैक्स लगा, वो आया 3 लाख। 3 लाख। अल्टीमेटली पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी थी? 7 लाख। 7 लाख। पॉइंट क्या दिया है फीचर में? देयर इज नो डबल टैक्सेशन इन केस ऑफ एलएलपी, विच मीन्स the profit which is received from the LLP is not taxable in the hands of partner, which means अब जब इनका इनकम कंप्यूटेशन होगा पर्सनल इनकम का, तो टैक्स जो है सिर्फ 9,65,000 के ऊपर लगेगा। समझा क्या लॉजिक? अब टैक्स कितने पे लग रहा है? 9,65,000। इसका मतलब ये जो 35,000 एलएलपी से आया है, वापस इसके ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वही पार्टनरशिप फॉर्म था, तो ये 35,000 पे फिर से पर्सनल इनकम का टैक्स जा रहा है। बेवकूफी है ना? मतलब एक ही इनकम पे दो बार टैक्स दे रहे थे। ऑलरेडी 35,000 जो आए हैं वो टैक्स कट होकर आए हैं, वापस से उसको इनकम में जोड़ के वापस उसके ऊपर टैक्स लगा रहे। लेकिन अब जब एलएलपी आया है, profit from LLP is not taxable in the hands of partner. कंसेप्ट समझो, is not taxable in the hands of partner। यानी मानसी की इनकम 10 लाख है, वेदिका के 10 लाख है, लेकिन उसमें से पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में से जो पैसा आया है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी अब टैक्स कितने पे लगेगा? सिर्फ 9,65,000 पे, 9,65,000 पे। तो टैक्स कितना आएगा 9,65,000 पे? बताओ। 30%। 9.65 lakhs कितना होता है मुरलवार? 30% टैक्स। 10% कितना हुआ? 96,500। तो 3 टाइम्स कितना हुआ? 1993, 270, 6 3 18, 270 प्लस 18, 288, 500 500 500 1.5, 2,89,000। 1,500 बरोबर। 2,89,500। 289,500। एग्जैक्ट फर्क समझ में आया क्या? जब पार्टनरशिप फॉर्म था टैक्स कितना जा रहा था इन दोनों का? 3 लाख 3 लाख। अब कितना जा रहा है? 2,89,500। व्हाई? बिकॉज द पार्टनरशिप फर्म इज नाउ LLP। इन केस ऑफ LLP द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द पार्टनर इज टैक्स फ्री, और profit in the hands of the partner in case of LLP is exempt from tax।
लेकिन पार्टनरशिप फर्म रहा तो प्रॉफिट हाथ में आने के बाद वापस से उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। फर्क समझ में आया एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म का? यस और नो? यस और नो? तो अगर टैक्स के मुताबिक सोचे, जो लोग सीए कर रहे हैं, आप कल को टैक्स प्रैक्टिशनर बनोगे। क्या बनोगे? टैक्स प्रैक्टिशनर। लेट्स फॉर एग्जांपल से कि कल को अस्टेकर टैक्स में महारत करके सीए बन जाती है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ही यही होता है कि वो अपने टैक्स पेयर का टैक्स बचाए। तो मानसी और वेदिका उसके क्लाइंट है, वो उसके पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि हमारा पार्टनरशिप फर्म है, ऐसा ऐसा हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट है, हम इतना टैक्स पे करते हैं, प्लस हमारी पर्सनल इनकम इतनी है और पर्सनल इनकम के ऊपर इतना आईटीआर भरते हैं और इतना आईटीआर के मुताबिक इतना टैक्स है। अब यहां तुमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है। वो एक टैक्स प्रैक्टिशनर है, वो टैक्स रिलेटेड काम करता है। सिर्फ टैक्स प्रैक्टिशनर नहीं होता और बहुत से काम करता है, लेकिन बतौर टैक्स प्रैक्टिशनर अब अस्टेकर का रोल क्या होगा? उसका काम होगा इन दोनों को समझाना कि क्यों ना तुम तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर लो। इससे क्या होगा? खाली कन्वर्जन करने से पहले तुमको टैक्स कितना लगता था? 3 लाख रुपए। कितना लगता था? 3 लाख रुपए। अब तुमको टैक्स कितना लगेगा? 2,89,500। मतलब कितने की बचत? 10,500 मल्टीप्लाइड बाई 2, 21,000 तुम सेव करोगे मेरी एक सलाह के ऊपर। ये इन दोनों को नहीं समझ में आता क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं जो अपन सीखेंगे तो अपने को पता होगी। ये तो तुम लोग को फ्री में बता रहा हूँ। सीए नहीं भी बनो, जो सीए ना भी बने, खुद का बिजनेस भी ओपन करे। लेट से हमारे कौशल भैया खुद का सीमेंट का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तेजस को साथ में लेके, तो क्या तेजस और कौशल कभी गलती करेंगे पार्टनरशिप फर्म खोलने की? दिनेश सर ने समझाया ज्यादा फायदा किसमें है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बिजनेस डूब गया तो अपना असेट नहीं जाता, बिजनेस में प्रॉफिट आया तो डबल टैक्सेशन नहीं होता। तो कल को तुम बिजनेस करोगे, टैक्स प्रैक्टिस करोगे, किसी फर्म में काम करोगे, तो किस चीज का चॉइस करोगे? पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी? समझ में आया? इस तरह का सलाह देकर अब जब 21,000 रुपए अस्टेकर इनके बचाएगी तो बड़े बेस इसमें से 6,000 रुपए की फीस ये दोनों दे सकते हैं। ऐसे फीस सीए कमाता है और ऐसे 6,000 करके परभनी में ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनकी प्रैक्टिस करोड़ों में है, जिनकी प्रैक्टिस करोड़ों में है, जिनकी प्रैक्टिस करोड़ों में है। अरे में पॉइंट समझ में आया? सीए क्या काम करता है? बीच का रास्ता बताता है। मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे नहीं है, कॉमर्स में नहीं है, क्या पढ़ा है? जेई नीट, अल्टीमेटली दुकानदारी पे जाके बैठता हो, उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो हमारे जैसे किसी कॉमर्स वाले होशियार के पास आता है, फिर उसको हम सीए रहते हैं, फिर हम उसको समझाते हैं, अरे ये ऐसा नहीं है, ऐसा करने का। अल्टीमेटली पैसे के ऊपर ही सब कुछ है, पैसा है तो बिजनेस चलेगा। समझ में आया? क्या टेकिंग है कि देयर इज नो डबल टैक्सेशन इन केस ऑफ एलएलपी। डबल टैक्सेशन क्या होता समझ में आया? In case of partnership firm, the profit is taxable in the hands of partner. In case of LLP, the profit is not taxable in the hands of partner. Thank you so much. अब कराड़ बोली बस, अब बस करो सर अभी।